नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें हम हिमाचल प्रदेश के 1000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है आपके सामने है, पर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो आप क्या करिएगा कि बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो से कम 10 से या 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो आई होप आप बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, महासू का गठन कब हुआ? तो महासू का गठन कब हुआ था? गठन का जो मतलब है, ये गठन तो क्या हो गया था, पहले हो गया था, पर यहाँ गठन का मतलब होगा पुनर्गठन। तो पुनर्गठन क्या था, कब हुआ पुनर्गठन? तो पुनर्गठन जो हुआ था ये 1950 में हुआ था। अब यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो पहले कोट खाई और साथ में कोटगढ़ जो पंजाब के रीजन हुआ करते थे, अब क्या किए गए कि वो महासू में मिला लिए गए थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कोटगढ़ और कोट खाई के रीजन थे, कोटगढ़ और कोट खाई के रीजन थे, ये जो है मतलब सेब भूमि है, यहाँ पर सेब का उत्पादन ज़्यादा होता है इस रीजन में। तो इनको क्या किया गया था, 1950 में क्या किया गया, महासू में मर्ज कर दिया गया, महासू में लाया गया। और 1950 से पहले कहाँ हुआ करते थे, ये जो हुआ करते थे पंजाब का पार्ट हुआ करते थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए। फिर क्या हुआ कि जो महासू का ही रीजन था, उसमें कुछ हेर फेर किया गया था। हेर फेर क्या किया गया था, हेर फेर ये किया गया, जो ये कोट खाई था, कोट खाई के जो क्षेत्र थे वो खनेटी और दरकोटी, ये भी याद रखिएगा, खनेटी और दरकोटी उस वक़्त जो महासू रीजन हुआ करता था उसकी रियासतें हुआ करती थी, उसमें मिला दिया गया। कहाँ से लिया? पंजाब से। मिला किस में दिया गया? तो खनेठी और साथ में जो दरकोटी उस वक़्त रियासतें हुआ करती थी, उनमें इसको मिला दिया गया। और कोट खाई को क्या बना दिया गया, एक उप तहसील का दर्जा दे दिया गया। तो आपको याद क्या रखना है कि हमने पता किया 15 अप्रैल 1948 को, प्रीवियस टाइम में बता चुका हूँ, हिमाचल का गठन हुआ। गठन के समय 4 जिले थे, महासू उनमें से एक जिला था। पर 1950 तक आते आते क्या होता है, इसका पुनर्गठन किया जाता है। पुनर्गठन का मतलब है कि कुछ एक क्षेत्र महासू के किसी अन्य प्रदेश को दे देना और कुछ एक अन्य प्रदेश के जो रीजन थे उसे महासू में शामिल कर लेना। तो इसको बोलते हैं पुनर्गठन। तो महासू का जब पुनर्गठन होता है तो यहाँ पर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, एक है कोटगढ़, दूसरा है कोट खाई। तो कोट खाई को भी क्या किया जाता है, महासू में मिलाया जाता है। और महासू में भी किस वाली जो रियासतें थी, किस में इसको मर्ज किया जाता है, तो खनेटी और दरकोटी, ये पुराने समय में रियासतें हुआ करती थी। वर्तमान में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ के गाँव देखने को मिलेंगे और शिमला में देखने को मिलेंगे, पर उस वक़्त इसे हम महासू कहेंगे। अभी आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि महासू और शिमला में आपस में क्या रिलेशन है। तो आप क्या करिए, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी जब आप अंत तक इस वीडियो को देख लोगे। तो कोट खाई को कहाँ मर्ज किया गया, जो कोट खाई का रीजन था उसको किस में मर्ज किया गया, तो खनेटी और जो दरकोटी रियासतें थी उनमें थोड़ा थोड़ा क्या क्या एरिया उनमें मर्ज कर दिया गया और एक बना दी गई उप तहसील। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहली बात तो ये की गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसमें जो ये हमारी उप तहसील बना दी गई थी, इसमें कुछ और भी हेर फेर किए गए थे। कुमारसैन भी एक रियासत हुआ करती थी शिमला की, महासू की। उप तहसील ये भी एक रियासत थी पुराने समय में, फिर बाद में क्या बनी है, उप तहसील बनी। इसके कुछ गांव व वलसल के कुछ क्षेत्र भी क्या किए गए थे, जो ये मीन्स कोट खाई थी इसमें शामिल किए गए, मीन्स इनको भी इसमें रखा गया था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कोट खाई का क्षेत्र किसको, थोड़ा क्षेत्र किसको दिया गया, खनेटी और साथ में दरकोटी को। और उसके बाद जो कुमारसैन था और बलसन था, इनके कुछ क्षेत्र कहाँ शामिल किए गए, कोट खाई में। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो रियासत थी, रियासती बोलूँगा अभी मैं, वर्तमान में तो ये क्या है, एक मतलब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि यहाँ ये राज परिवार से जुड़ी हुई रियासतें थी उस वक़्त, तो ऐतिहासिक स्थल कहेंगे इसे। और नेक्स्ट वन क्या होता है कि नेक्स्ट वन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो कोटगढ़ जो था, कोटगढ़ सेब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। अभी हम इसका आगे जब आप करोगे मेरे साथ लगातार
वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब मैं बागवानी के ऊपर मतलब कुछ लेके आऊँगा तो वहाँ पर इसको ज़रूर मेंशन करूँगा। तो जो कोटखर का क्षेत्र था उसे कुमारसैन जो उप तहसील थी उसमें मिला लिया गया। तो इसको कहाँ शामिल किया गया? तो कुमारसैन में। और जो पीछे कोटखाई की बात करें तो खनेटी और दरकोटी को याद रखना, और कुछ एक जो कुमारसैन के रीजन थे वो कोटखाई में मर्ज किए गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश से 2 गांव हिमाचल प्रदेश की जुब्बल तहसील में मिलाए गए। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का कुछ एक रीजन यूपी में भी हुआ करता था, तो मतलब यूपी का भी कुछ एक पोर्शन है, उसको क्या किया गया, यूपी से ले लिया गया और कहाँ पर मिला लिया गया? जुब्बल तहसील। जुब्बल तहसील याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? कोटगढ़ और कोटखाई जो 1950 से पहले किसका पार्ट हुआ करते थे और 1950 के बाद किस में आ गए? तो 1950 से पहले ये पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन क्या याद रखना है कि कोटखाई और कोटगढ़ किस हिमाचल प्रदेश के जिला की रियासतें हुआ करती थी? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रियासत किस जिले की है या कौन सी रियासत शिमला में शामिल नहीं थी, और आपको ये अच्छे से याद रखना है। फिर जो कोटखाई वाला रीजन था उसे जब लिया गया तो उसे खनेटी और दरकोटी ये भी रियासतें हुआ करती थी उस वक्त महासू की, तो उसमें मिला लिया गया। और नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोटगढ़ को क्या किया गया? जो कुमारसैन उस वक्त उप तहसील थी उसमें मर्ज किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई कि यूपी से कुछ 1-2 गाँव लिए गए और उसे जुब्बल तहसील में मिला लिया गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब पंजाब से और क्या क्या हिमाचल में लाया गया इस वक्त। तो महासू का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों महासू में क्या क्या शामिल था। उस वक्त सोलन महासू में शामिल हुआ करता था। क्या होता था? सोलन महासू में शामिल हुआ करता था। शिमला जो अभी वर्तमान जिला है ये भी महासू का ही भाग हुआ करता था। किन्नौर, अभी तक हमने किन्नौर का मीन्स बात नहीं की हुई, तो किन्नौर भी इसमें हुआ करता था और ये एक बहुत बड़ा जिला था उस वक्त। कब? 15 अप्रैल 1948 को। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, यहाँ कोई भी आप कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि महासू किसको कहते थे पहले। कोई दिक्कत, कोई क्लियर है? तो शिमला, साथ में सोलन और किन्नौर किस में शामिल था? महासू में शामिल था। और 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ कि इस हमारे हिमाचल का जब गठन हुआ तो उस वक्त महासू सबसे बड़ा जिला उभर कर सामने आया था। फिर इसका क्या होता है कि 1950 में क्या होता है? पुनर्गठन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पुनर्गठन हुआ। तो पंजाब से और जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो एरिया थे उसे हिमाचल में जब लाया गया, 1950 की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब से नालागढ़, तो नालागढ़ पंजाब का पार्ट हुआ करता था। तो नालागढ़ का पुराना नाम बताया था मैंने प्रीवियस टाइम की वीडियो में। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि इसका पुराना नाम क्या था और ये किस नदी के आस पड़ोस में था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस टाइम के पेपर उठाते हैं तो आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नालागढ़ जो उस वक्त पंजाब में हुआ करता था, इसके 7 गांव क्या किए? उठाए और जो सोलन तहसील थी उसमें शामिल कर लिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो उस वक्त जो ये सोलन हुआ करता था ये महासू का ही पार्ट हुआ करता था। हम पढ़ रहे हैं महासू का पुनर्गठन। तो उस वक्त जो सोलन तहसील थी वो किसका पार्ट हुआ करती थी? वो महासू का ही पार्ट हुआ करती थी। तो उसमें शामिल किए गए और बदले में क्या किया गया कि जो शिमला के कुछ एक क्षेत्र थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी वो किसको दिए गए? पंजाब को दे दिए गए। कुछ एक शिमला के क्षेत्र थे, बदले में क्या किए गए कि वो पंजाब को दे दिए गए। तो इसमें कुछ एक क्षेत्र है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि कुसुम पट्टी मैंने आपको बताया था जब महासू जिला बना था तो उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो कुसुम पट्टी तहसील के जो तहसील थी, जमल जिला बना उस वक्त क्या था, ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। बाद में इसको तहसील का भी दर्जा दिया गया। तो कुसुम पट्टी तहसील जो थी उसमें संजोली एक मतलब प्लेस पड़ता था, अभी भी है, उस वक्त भी था। तो संजोली को क्या किया गया? पंजाब को दे दिया गया। भराड़ी ये रीजन है शिमला में, इसको किसको दे दिया गया? पंजाब को दे दिया गया। रामपुर, तो आपको पता है रामपुर में लावी मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या कोई बताएगा कि लावी मेला किस महीने में मनाया जाता है? ये हम डिटेल में करेंगे, पर अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो रामपुर का जो एरिया था वो भी किसको दे दिया गया? वो भी पंजाब को दे दिया गया। बाकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकना काटो
ये काटो भी क्या है, रीजन है जो किसको दे दिया गया, ये पंजाब को दे दिया गया था। उसके बाद जो भारी और कुसुमपट्टी नामक 7 गांव दे दिए गए थे। तो ये आपको बता दिया कुसुमपट्टी तहसील की संजौली में, संजौली एक रीजन था। भराड़ी की बात की हमने, रामपुर, बाकना और काटो। तो ये रीजन किसको दे दिए गए थे, हिमाचल प्रदेश ने, जो शिमला मतलब या महासू में, उस शिमला नहीं बोलूँगा यहाँ पर, महासू में आते थे और महासू से क्या किए गए थे, पंजाब को दे दिए गए थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझा गया होगा। फिर इस वक्त क्या हुआ कि एरिया में उथल पुथल हुई। एरिया में उथल पुथल जो हुई, तो एरिया कितना रह गया हिमाचल प्रदेश का इस वक्त, तो एरिया था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि इस वक्त एरिया ये था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको क्या याद रखना है, कि महासू से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो यही पूछेंगे कि गठन के समय कितने जिले थे और सबसे बड़ा जिला कौन सा था। चाहे एरिया की बात करें उस वक्त, तो एरिया के हिसाब से भी यही था और पॉपुलेशन भी मतलब इसकी उस वक्त ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रीजन आया करते थे। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, किन्नौर 1960 से पहले किसका भाग था। ये अभी मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसका भाग हुआ करता था। तो दोस्तों ये महासू का भाग हुआ करता था। किसमें था ये, 1960 से पहले महासू का ये भाग हुआ करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महासू का भाग हुआ करता था, पर इसका गठन कब हुआ, फिर आप जिला अस्तित्व में कब आया ये, तो आपको याद क्या रखना है कि जब 15 अप्रैल 1948 की बात करें, तो 15 अप्रैल 1948 में क्या हुआ कि हमारे हिमाचल का गठन हुआ। जिले थे 4। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है ये भी बताना आपने, काफी इंपॉर्टेंट डे है ये। और 1954 में क्या हुआ कि जो बिलासपुर था वो हमारे हिमाचल का जिला बन गया। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश जो रियासत थी वो एकमात्र रियासत थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। पर हुआ क्या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और साथ में जो उस वक्त हिमाचल गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने इसको स्वतंत्र रहने दिया था। रीजन क्या बताया था मैंने इसके पीछे, भाखड़ा बांध, क्योंकि उस वक्त भाखड़ा बांध बनाना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी। इसलिए वहाँ का जो राजा था, उस राजा का क्या आप नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जो हमारा क्या बोलते हैं 5वां जिला बना, तो 5वां जिला कौन सा बना, हमारा बना बिलासपुर। पहले कितने थे, 4। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्या हुआ कि जब 1 मई, तो आप बताओ 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा दिवस होता है? 1 मई 1960 को क्या हुआ कि हिमाचल के जो किन्नौर जिला था उसका गठन हुआ। और किससे उठाया गया है, ये महासू की बात हम अभी पीछे कर चुके हैं, 1948 प्रीवियस टाइम की वीडियो में की है, फिर अभी आज मैंने फिर बताया। तो ये क्या हुआ था कि जो 6ठा जिला था, कितवां जिला था, 6वां जिला था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। महासू से लिया गया, बिल्कुल महासू का पार्ट हुआ करता था 1960 से पहले। और महासू जिले की एक तहसील हुआ करती थी चिन्नी। क्या हुआ करती थी, चिन्नी। और साथ में रामपुर के 14 गांव, क्या किया, 14 गांव, किसके, रामपुर के 14 गांव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि रामपुर के 14 गांव और साथ में जो महासू की चिन्नी तहसील थी उसको अलग करके किन्नौर को 6ठे राज्य के रूप में बनाया गया। और उस वक्त इसकी 3 तहसीलें हुआ करती थी, कालपा, निचार और पू। उस वक्त की बात कर रहे हैं, कालपा, निचार और पू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो चिन्नी तहसील है ये बुशहर रियासत का पार्ट हुआ करती थी। अगर आप मतलब 1948 से पहले वाले भाग में जाते हैं तो ये चिन्नी जो हुआ करता था, चिन्नी बुशहर रियासत का पार्ट हुआ करता था। अगर राजशाही व्यवस्था देखते हैं आप, मतलब जो राजा का शासन हुआ करता था, राजवाड़ा प्रथा जो थी, उस वक्त जाओगे तो ये क्या था, चिन्नी जो हुआ करता था ये बुशहर के अंदर हुआ करता था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 1960 के बाद किन्नौर अस्तित्व में आया, इससे पहले किसका पार्ट हुआ करता था? आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। या किस तहसील से निकलकर किन्नौर बना हुआ, महासू के किस तहसील से निकलकर किन्नौर बना है,
चिन्नी से निकलकर बना हुआ है। और किस क्षेत्र के महासू के किस क्षेत्र के 14 गांव को मिलाकर किन्नौर जिले का निर्माण हुआ है? तो ये भी क्या है, आपका रामपुर आएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। तो हमारे पास जिले कितने हो गए अभी तक? 1960 में पहुंच चुके हैं। चले कहां से? 1948 से 1960 की यात्रा है आपकी। तो 1960 तक जो है हिमाचल प्रदेश के कितने जिले बन गए हैं? 6 जिले बन गए हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 6 जिलों का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो आगे चलते हैं, आगे अब क्या होता है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं फिर। तो आगे वाला क्वेश्चन है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? तो उत्तर आएगा दोस्तों 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10। अब थोड़ा सा इसको क्यों छोड़ते हैं, 1971 तक ही आ जाते हैं, मीन्स 1971 नहीं 1966 तक आते हैं। 1966 में क्या होते हैं, जिलों की संख्या क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। तो उसके बाद हम पूरा ही क्या कर लेते हैं कि जिलों का पूरा विवरण कर लेते हैं कि कौन सा जिला कब आया, यहाँ से क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 1966 में जो होता है विशाल हिमाचल की स्थापना होती है। क्या होती है? विशाल हिमाचल की स्थापना होती है। अब इसमें क्या होता है कि कौन कौन से जिले बनते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, K2 और साथ में S2। K2 और S2 6 जिले पहले आ गए हुए हैं, 1960 तक 6 जिले आ गए हैं, याद रखना। अब 4 और ऐड होने हैं और क्या बन जाएंगे? 10 जिले हो जाएंगे। तो K2 से क्या आया? K2 से पहला आया कांगड़ा। क्या आया? कांगड़ा। जो कांगड़ा है वो आया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट जिला है K से, यहां पर याद रखना है कि सॉरी यहाँ पर 1 कीजिए, कांगड़ा। और कांगड़ा के बाद क्या है आपका? नेक्स्ट वन है लाहौल स्पीति और साथ में सोलन। 3 आगे। कितने आए? 3 आए। यहां पर आप मैप में भी इसको देख सकते हैं एक बार। तो ये जो है आपके, एक तो सोलन है, क्या है? एक सोलन है। दूसरा क्या है आपका? कांगड़ा है, ये कांगड़ा देख सकते हैं आप यहाँ पर। और तीसरा जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये लाहौल स्पीति है। और चौथा जो है शिमला। तो मुझे यहाँ K2 नहीं लिखना था, यहाँ पर सिर्फ एक कांगड़ा आया था। और कांगड़ा के बाद क्या हुआ था कि एक तो कांगड़ा आया, कांगड़ा के बाद सोलन आया। तो 1966 में क्या होते हैं, ये जिले क्या होते हैं? हिमाचल प्रदेश के बनते हैं। उसके बाद लाहौल स्पीति आता है। और लाहौल स्पीति के बाद क्या होता है कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला। तो शिमला को जो अब नाम दिया गया है, महासू से अब शिमला नाम दिया गया। जिला पहले क्या होता था? महासू हुआ करता था, अब उसे क्या नाम दिया गया? शिमला। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे शिमला का क्या नाम दिया गया। शिमला अस्तित्व में कब आया? 1966 में आया। इससे पहले महासू जिला हुआ करता था। तो जिलों की संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक स्टेप और बचता है, उसको भी यहां पूरा कर लो तो आपका ये जो मतलब जिलों की फॉर्मेशन है, जिलों का पुनर्गठन गठन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश जिला जब बन गया, जिला कब बना? 25 जनवरी 1971 को बना। क्या बना? कब बना था? 25 जनवरी 1971 को क्या बन गया था? हिमाचल प्रदेश जिला बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि उस वक्त भी इसके क्या थे कि जो हमारे जिलों की संख्या थी 10 ही थी। तो गठन के समय भी क्या थी? जो इसकी संख्या 10 ही थी। पर हुआ क्या कि जो 1 सितंबर 1972 में क्या होता है, दोबारा से क्या होता है? पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन क्या होता है कि दोबारा से क्या होता है? एक तो कांगड़ा और साथ में जो आपका महासू है उसका फिर मीन्स पुनर्गठन किया जाता है। तो 2 बार महासू का पुनर्गठन हुआ, एक तो 1950 में, दूसरा 1972 में जाकर पुनर्गठन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कांगड़ा है उससे 2 जिले क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक तो हमीरपुर है, दूसरा क्या है? ऊना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। बात कर रहे हैं हम 1 सितंबर 1972 की, 1 सितंबर 1972। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महासू जिला जो था उसका भी पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? शिमला और महासू जिलों का पुनर्गठन किया गया।
क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन कैसे किया गया कि जो महासू का पूरा क्या था, क्योंकि जो उस वक्त के लोग थे उसे महासू ही कहते थे। शिमला 1966 में बन गया था, पर महासू जिला ही वहाँ के लोगों के बोलचाल में था। तो अब क्या किया कि महासू जो था, महासू को क्या किया गया, जो आपका महासू से क्या किया गया कि एक तो आपका किन्नौर बना, दूसरा क्या बना कि जो आपका शिमला आया, और तीसरा क्या हुआ कि सोलन आ गया। अब और जो ये महासू वाला रीजन था इसको पूरी तरह मर्ज कर दिया गया जो शिमला वाला रीजन था उसमें। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी। और 2 जिले कब बनते हैं, 2 जिले जो बनते हैं आपका जो 1 सितंबर 1972 वाला टाइम है उस वक्त ये 2 जिले बनते हैं। पर इस वक्त जो 1 सितंबर 1972 में क्या होती है, मतलब 2-3 और घटनाएं होती है। एक तो क्या होता है, कांगड़ा के 2 फांक हो जाते हैं, एक ऊना और साथ में हमीरपुर अलग हो जाते हैं। और उस वक्त जो महासू था वो आम बोलचाल में था, वहाँ के लोग इसको मीन्स जिला ही मानते थे। तो इसे पूरी तरह क्या किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है किसमें, जो हमारा क्या बोलते हैं शिमला वाला रीजन है उसमें। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी जिले हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह अस्तित्व में आ जाते हैं। मीन्स सोलन पूरी तरह अस्तित्व में कब आया, तो आपका जो 1972 की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले 1966 में ये हमारा जिला बन गया था, पर जो आम बोलचाल में था, बोलचाल में लोग वहाँ के क्या बोलते थे, इसको महासू ही बोलते थे। उस वक्त महासू उनके मीन्स आम बोलचाल में था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिलों का गठन कैसे हुआ। तो ये जो है, ये जो मैप है, ये मैप है 1966 का, विशाल हिमाचल की जब स्थापना हुई उस वक्त का। और ये जो मैप है जब हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिले हो जाते हैं उस वक्त का। तो यहाँ पर आप 12 के 12 जिले देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलेंगे, 1966 तक जो जितने जिले थे वो देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको यहाँ इसको कैसे याद रखना है। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है और ये किस नदी के तट पर है। क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इसका जो आंसर करना है कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है और ये किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सर्च करिएगा। अगर पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना इसको, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर आपको पता नहीं चलता है तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और क्या हो जाएगा, आपके लिए ये हार्मफुल है। हिमाचल किस गोलार्ध में बसा हुआ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। पूरा अर्थ क्या होता है, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बंटा होता है। ये हम डिटेल में ज्योग्राफी में करेंगे। यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में हिमाचल प्रदेश बसा हुआ है। नेक्स्ट वन जो है हिमाचल का अक्षांश और देशांतर। ये अक्षांश भी हम डिटेल में जब ज्योग्राफिकली पार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश का तो वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद ही रखना है। तो ये कितना है, अक्षांश स्थिति क्या है हिमाचल प्रदेश की, 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड तथा 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। मीन्स हम उत्तरी अक्षांश में तो उत्तरी आएगा। और इसकी जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या है, तो देशांतरीय स्थिति जो है 75 डिग्री 47 मिनट और जो आपका 55 सेकेंड से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकेंड। ये पूर्व, यहाँ पर पूर्वी आएगा, ऊपर उत्तरी आया, यहाँ क्या आएगा, पूर्वी आएगा। क्योंकि अगर आप देशांतर के बेस पर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर आप अक्षांशीय स्थिति के आधार पर बात करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। आपको इतना ही अभी याद रखना है, इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, दोस्तों जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो बड़ा शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये हिमाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे एशिया का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है लंबर्ट, लंबर्ट अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ये लगभग 400 मीटर इसकी लंबाई है और 300 मीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है। पर इसकी बात करें तो लगभग 25 जो क्या बोलते हैं किलोमीटर इसकी क्या है,
ऊपर किलोमीटर बताना था मुझे दोस्तों, जो 400 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड का वो अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। तो 25 किलोमीटर इसकी क्या है, जो है लंबाई है। और ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर लंबाई की बात करें, लंबाई के हिसाब से तो सियाचिन है। क्या है? सियाचिन। आप बताओगे सियाचिन हिमालय के किस भाग में स्थित है और भारत के किस राज्य में ये देखने को मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा बैटलफील्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, युद्ध क्षेत्र यहाँ पर, सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये 25 किलोमीटर जो है, 25 किलोमीटर जो ये ग्लेशियर है, अब लंबाई के हिसाब से ये है, लंबाई के हिसाब से इसकी 75 किलोमीटर लंबाई है जो हमारा सियाचिन है। पर विड्थ प्लस जो हमारी लेंथ है उसके हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है। बड़ा शिगड़ी, अब आते हैं बड़ा शिगड़ी है कहाँ पर। तो बड़ा शिगड़ी लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति में है। और लाहौल स्पीति में होने के साथ साथ ही जो एक नदी है चंद्रा, अभी हम आगे बात करेंगे, झील भी है चंद्रताल, तो वहाँ उसका भी संबंध मतलब चांद की बेटी से जोड़ा जाता है, तो डॉटर ऑफ मून बोला जाता है इसको। तो लाहौल का जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो क्या करता है, चंद्रा नदी को पानी देता है। किस नदी को पानी देता है? चंद्रा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको पानी देता है, चंद्रा को पानी देता है। एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और संसार का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा? बड़ा शिगड़ी। फिर संसार का सबसे बड़ा ग्लेशियर या जिसको हिमनद बोलते हैं है कौन सा? ये है बड़ा शिगड़ी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे लाहौल स्पीति में है, किस नदी को पानी देता है। और इसके साथ आप कंपैरिजन कैसे करोगे, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर लंबाई के हिसाब से कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन कहाँ पर है आपको बताना है। ये सबसे बड़ा युद्ध बैटलफील्ड, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड है। और किस जिले में है, हिमालय के किस रीजन में पड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये स्लाइड अच्छे से समझा गई होगी। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस डाउट का क्या किया जाएगा, आपका मीन्स क्लेरिफिकेशन की जाएगी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप को जरूर देखना कि 1966 और 1972 में हिमाचल प्रदेश का मैप कैसे था, इस पर कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं। ये है आइस केव। आइस केव क्या होती है? ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई गुफा। होता क्या है दोस्तों कि ग्लेशियर का जो पार्ट अर्थ के साथ होता है वो जल्दी गल जाता है और जो अर्थ से थोड़ा सा ऊंचा होता है वो जल्दी नहीं गलता है, क्योंकि अर्थ की जो ऊष्मा होती है उसको गला देती है। तो इससे क्या होता है, गुफा टाइप बन जाती है। इसी को बोलते हैं आइस केव। और ये 1863 का छायाचित्र है। ये जो बड़ा शिगड़ी था, यहां पर एक क्या बन गया था, केव बन गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये केव है। ये क्या है? केव है। इसके अंदर आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, पर इसको गिरने का भी डर रहता है। अब ये पता नहीं होता कब ये गिर जाएगा। तो एक केव होती है, गुफा की तरह बन जाता है। तो ये आप छायाचित्र देख सकते हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है वो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ मैप में इस जगह पर ये देखने को मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में है। कहाँ पर है? कुल्लू में है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। तो दूसरा जो बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? वो आपका दुधौन है, और दुधौन कुल्लू में देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई है 15 किलोमीटर के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं याद रखना है। आगे हैं मियार और मूल किला ग्लेशियर। किन नदियों को पानी देते हैं? पहले तो ये मिनार और जो आपका मूल किला है, यहाँ ये कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति में है। क्या है? ये लाहौल स्पीति में है, आपको अच्छे से याद रखना है। और भागा और मियार नदी को ये पानी देते हैं। भागा वरलाचा के आस पड़ोस से निकलती है और ये अपना जो पानी लेती है आपकी जो सूरजताल झील है वहाँ से, और पानी लेते हुए बाद में चंद्रा और भागा आपस में तांडी में आकर मिल जाती है और चिनाब कहलाती है। इसी को चंद्रा भागा भी कहा जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे किन नदियों को
पानी देती है। घड़ासरू झील किस मंडल में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, शिमला नहीं है ये, इसको मीन्स गलत कंसीडर किएगा, मतलब करिएगा। ये तीसा में है। कहाँ पर है? तीसा में है। और तीसा से भी मतलब 25-30 किलोमीटर थोड़ा सा चलना पड़ता है, उस रीजन में देखने को मिलती है। गलती से मिस्टेक हो गई है, शिमला लिखा गया है। किस जिले में 7 झीलों के समूह वाली झील है? तो ये चंबा में है दोस्तों, और इसका नाम है लामाडल। क्या है? लामाडल। ये 7 झीलों का समूह है और माना जाता है बिना तल वाली झील है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पराशर झील का संबंध किस ऋषि से जोड़ा जाता है? दोस्तों पहली बात है, पराशर झील है कहाँ पर? पराशर झील जो है आपकी मंडी में है और इसका संबंध पराशर ऋषि से जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है और उस मंदिर को बाणसेन ने बनाया था। ये पैगोडा शैली में बना हुआ। ये पराशर वही है जिसके बेटा का नाम शुकदेव है और शुकदेव वाटिका आपको मंडी में देखने को मिलती है। इसी मतलब जो ये पुराने समय में जो ये शुकदेव जिस रीजन में रहते थे उसको सुक्षेत्र कहा जाता था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पराशर झील कहाँ पर है, इसका संबंध किस झील से है। कुमार झील कहाँ पर है? तो ये भी मंडी में है। ये कामरूनाग देवता को समर्पित है। यूनामसो झील, तो यूनामसो झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको जो है आप क्या करना है, आपको बताना है कि यूनामसो झील कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, चंद्रताल और सूरजताल झील हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय जब हम डिटेल में करेंगे तो मैं बताऊंगा। किब्बर किस घाटी में है? तो किब्बर जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गांव है और इसकी जो हाइट है 42-70 के आस मतलब मीटर के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। और ये स्पीति घाटी या लाहौल स्पीति भी आ गया तो आप लिख सकते हैं, ये स्पीति घाटी में देखने को मिलता है पूरा लाहौल स्पीति। अगर लाहौल स्पीति हुआ लाहौल स्पीति, अगर लाहौल और स्पीति हो तो आप स्पीति को क्या करोगे? टिक करोगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कि जो ये क्वेश्चन है आपके लिए कितने वैल्यूएबल है। नेक्स्ट वन कुछ एक क्वेश्चन इस तरह है, झीलों का सही कालक्रम है। कालक्रम मीन्स इसको क्या किया हुआ है, मिलान किया हुआ, और ये बिल्कुल सही आपको डिटो ऐसे याद रखना है। घड़ासरू चंबा में है और साथ में करेरी व डल झील जो है कांगड़ा में है। रिवालसर पराशर कुमार झील जो है मंडी में है और साथ में कुंती भ्यो झील भी कहाँ पर है? मंडी में। यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। तो ये रिवालसर है, रिवालसर झील जो है इसे हिमाचल प्रदेश के तैरते हुए टापुओं की झील बोलते हैं। ये 3 धर्मों को समर्पित है। यहाँ पर गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है, मंदिर भी देखने को मिलता है और साथ में क्या बोलते हैं, एक धर्मी का अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। 3 धर्मों को समर्पित है, बुद्धिज़्म, हिंदू और एक पता नहीं मैं भूल गया हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। तो जो रिवालसर है तैरते हुए टापुओं की झील है और साथ में जो ये कुंती भ्यो झील है इसका संबंध पांडव से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब कुंती को अज्ञातवास के समय में प्यास लगी थी तो अर्जुन ने क्या किया था, तीर मारकर धरती से मतलब जो अग्निबाण मारकर धरती से पानी निकाला था और उसी वजह से ये झील बनी हुई है। कुंती ने अपनी प्यास बुझाई थी। चंद्रताल सूरजताल झील जो है, चंद्रताल झील कहाँ पर है? तो दोस्तों चंद्रताल झील और सूरजताल झील जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले चलिए सूरजताल झील के ऊपर। तो सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी जो हाइट देखने को मिलती है आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 4890 4890 मीटर के आसपास इसकी हाइट देखने को मिलती है। ये दोनों झीलें मैं पीछे बता चुका हूँ बृहद हिमालय में देखने को मिलती है। और जो सूरजताल झील है इसे क्या कहा जाता है? सन का पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन का पुत्र कहा जाता है। और वरलाचा दर्रा में क्या है, ये लोकेट करती है। साथ में जो भागा रिवर है इसको पानी भी प्रोवाइड करती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे पानी पीने दीजिएगा थोड़ा सा। सॉरी, आगे चलते हैं। तो चंद्रताल झील कहाँ पर है? ये चंद्रताल झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में है और लाहौल स्पीति के किस रीजन में? बृहद हिमालय में देखने को मिलती है। और ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि चंद्रताल झील किस नदी को पानी देती है?
तो एक तो आपका जो बड़ा शिगड़ी है वो क्या करता है, चंद्रा को पानी देता है, और जो चंद्रताल झील है यहाँ से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पानी की मात्रा क्या होती है, जो हमारी चंद्रा नदी है उसको मिलती है। और चंद्रा और जो भागा है दोनों ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, दोनों आपस में जब तांडी में मिलती है, तो ये तांडी का डिटेल बाद में करेंगे। इसका संबंध द्रौपदी से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर द्रौपदी ने क्या किया था, अपना देह त्याग किया था, थ्रोट से कुछ दूरी पर देखने को मिलता है ये। तो थ्रोट एक जगह है आपका लाहौल स्पीति वाले रीजन में, आपको देखने को मिलेगा ये। तो होता क्या है कि जो सूर्यताल चंद्रताल झील है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक का संबंध सूरज से जोड़ा जाता है, और दूसरे का मतलब सूरज के बेटे से सूरजताल का, और जो चंद्रताल का चंद्र की बेटी से माना जाता है ये आपस में प्रेम करते थे, और तांडी में इनका मिलन स्थल भी होता है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, आपस में जो है प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी चिनाब को आशिकांत दरिया भी बोलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये मीन्स लैला मजनू भी इस रीजन में आकर मीन्स इनसे भी इस नदी का संबंध जोड़ा जाता है। और साथ में चंद्रताल और सूर्यताल जो झील है, या चंद्रा और जो भागा जो है वो आपस में क्या थे, प्रेमी और प्रेमिका थे, और उनका जो संबंध है इन झीलों से जोड़ा जाता है, चिनाब नदी से जोड़ा जाता है, चंद्रा और भागा जो नदी है उनसे जोड़ा जाता है। चंद्रा और भागा जब आपस में मिलती तो क्या बन जाती है, चिनाब बन जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है कि जो चंद्रा है, चंद्रा चांद की बेटी है, और चंद्रताल झील है उसका इससे संबंध जोड़ा जाता है। चंद्रा नदी भी है, उसका संबंध भी जो चांद की बेटी है उससे जोड़ा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ह्यून सांग यात्रा करते हुए हिमाचल प्रदेश में आया, तो अगर आपने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री का पार्ट नहीं देखा, मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया है, तो वहाँ पर मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो वो चाइनीज़ यात्री है, और साथ में जो ह्यून सांग है हर्ष, आई थिंक हाँ, हर्ष के समय में ये भारत आता है। तो उस वक्त क्या करता है कि जो सूरजताल झील है उस चंद्रताल झील जो है इसको वो क्या बोलता है, लोहिता सरोवर क्या बोलता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोहिता सरोवर, लोहिता सरोवर, लोहिता सरोवर। इस झील को क्या कहा जाता है, लोहिता सरोवर कहा जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चंद्रनहान झील, तो चंद्रनहान झील जो है दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये चंद्रनहान झील जो है ये आपको शिमला में देखने को मिलती है। चंद्रनहान झील जो है आपको शिमला में देखने को मिलती है, इसका डिटेल बाद में करेंगे। नाको झील किन्नौर में है, सरुआलसर झील कुल्लू में है, तानो जोबल जो है आपको कोटगढ़ में देखने को मिलती है, बड़ासर रोहू में है, खरसाली चिड़गांव में है, कुफरवीक ठियोग में देखने को मिलती है। तो ये कुछ एक झीलों का क्या है सीक्वेंस है जो आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों ये है आपकी सूरजताल, ये क्या है, ये सूरजताल झील है। कितना मतलब जो पहले वाली झील है ये सूरजताल झील है, और सूरजताल झील और ये जो है आपकी चंद्रताल झील है, ये आपका बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा पोर्शन इसका क्या होता है, आपका वरलाचा रीजन ऊपर मीन्स जो आपका भागा वाला रीजन है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी लंबे एरिया तक फैला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी प्यारा सा दृश्य है, आप देखकर मतलब काफ़ी खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट वन झील जो है गुरु गोविंद सिंह झील बिलासपुर में है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें सिखों के गुरु थे, और ये जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैली हुई झील है, 168 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैली हुई है। पौंग झील कांगड़ा में है, और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा हुआ है तो जो मैंने पीछे पौंग डैम के बारे में प्रीवियस टाइम में वीडियो बनाई थी वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में बताया, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ब्यास नदी के ऊपर ये पौंग झील भी बनाई गई है, पौंग डैम भी बनाया गया हुआ है, पौंग क्या बोलते हैं रिजर्वेयर जिसको हम बोलते हैं वो भी बनाया गया हुआ है। साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, और ये वेटलैंड एरिया भी इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया गया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पंडो झील मंडी में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है, और ये जो है आपका ओट की साइड से जब हम कुल्लू की साइड से मंडी में प्रवेश करते हैं उस वाले रीजन में बनाई गई हुई है। मीन्स कुल्लू और जो मंडी वाला बीच वाला रीजन है, मंडी से कुल्लू के लिए जाते हैं उस वाले रीजन में इसको बनाया गया है, और ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप अच्छे से जान पहचान सकते हैं। चमेरा झील चंबा में है, तो ये रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। शिवालिक का पुराना नाम जो है मानक पर्वत कहा जाता है, इसका संबंध शिव की जटाओं से जोड़ा जाता है। धौलाधर पर्वत को क्या कहा जाता है, श्वेत पर्वत।
श्रृंखला कहा जाता है। कुछ एक आपको गर्म पानी के चश्मे देखने को मिलते हैं, तो मणिकर्ण और साथ में खीरगंगा कुल्लू में है। ज्योरी जो है दोस्तों शिमला के रामपुर के उन्नू नाले के आस पड़ोस में है। टटवाणी लोहितारा ज्वालाजी कांगड़ा में है। चांगरी जंग ये किन्नौर का क्या है, गर्म पानी का मतलब झरना मान के चलो या चश्मा मान के चलो। शिला चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है और इसकी जो ऊंचाई है 7026 मीटर देखने को मिलती है। रिब्बा पारग्युल ये भी किन्नौर में देखने को मिलती है और हिमाचल प्रदेश की सेकंड क्या है, ये हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये आपके लिए क्या है, सारा का सारा जो मीन्स वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं शिला चोटी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल चोटी है। कितनी अच्छी सी चोटी है, अगर आपको यहाँ पर जाने का मौका मिलता है तो आप जा सकते हैं और मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है ये। और नेक्स्ट वन जो है ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ इस वाले रीजन में भी आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें भी इस जो धौलाधर रीजन है, इस वाले रीजन में भी जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, इस वाले रीजन में काफ़ी ढेर सारे प्लेसेस है जो देखने लायक है। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, नेचर का नज़ारा ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डिसलाइक का रीज़न जरूर बताना। अगर ये आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ, कहीं 5% भी फ़ायदा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, उस 5% के फ़ायदे को किसी अन्य पर्सन को भी दे सकते हैं इसको शेयर करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अपनों का ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।